की रचना कैसे करें, मूल्यांकन पत्र हेतु रचना का क्रम क्या है, इन सब प्रश्नों के समाधान आपको मिलेंगे। और इस वीडियो से संबंधित प्रश्न बनेंगे उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में कौन कौन से चरण या कौन कौन सा क्रम या सोपान होते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रश्नावली का निर्माण करना, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया बताइए समझाइए, नीला मुद्रण या ब्लूप्रिंट क्या है इससे संबंधित टीका खींचिए, प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी सावधानियों को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न पत्र का आधार पत्र कैसे तैयार किया जाता है आदि सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न की परिभाषा क्या है। प्रश्न की परिभाषा क्या है आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार हम बता दे रहे हैं। हमारी स्वरचित परिभाषा है कि वांछित सूचना हेतु प्रयुक्त शब्दावली को ही प्रश्न कहा जाता है। वांछित क्या होता है, जो हमारा उद्देश्य है वही उस इच्छा से हम सूचना प्राप्त करने के लिए शब्दों का चयन करते हैं। जैसे किसी से कुछ मांगना हो तो चयन दूसरा है, किसी को देना है तो हमारा चयन दूसरा है। तो शब्दों के चयन जो शब्दावली है, जो वाक्य उसमें प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारे लिए प्रश्न बन जाते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करना है। तो उसके लिए ये देख लें हम पहले कि उपलब्धि परीक्षण को तैयार करने के क्रम में कौन कौन से चरण महत्वपूर्ण हैं और किन किन चरणों में हम गुजर करके फिर प्रश्न पत्र का निर्माण कर पाते हैं या परीक्षण का निर्माण कर पाते हैं। तो पहला चरण यदि देखा जाए तो मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम ये निश्चित कर लेते हैं कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है। यानी बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य होता नहीं। तो परीक्षा ले रहे हैं तो क्या उद्देश्य, जैसे हम कहा करते हैं, आप लोगों से बताया करते हैं कि यदि हमको 10 किलो उठाना है तो हम परीक्षण तुरंत मूल्यांकन कर लेते हैं, उद्देश्य निर्धारण कर लेते हैं कि ये करना है। फिर उसके बाद उसी के अनुसार हम बालक को कहते हैं कि आप इसको जरा इधर से इधर रख दीजिए। यदि दुबले पतले या कमजोर या आयु स्तर के कम बालक को हम ये नहीं कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो नहीं उठा पाएगा। तो ये क्या है, मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण ही था। दूसरा, उद्देश्यों का निर्धारण व्यवहार के संदर्भ में करना, यानी कि परीक्षण जिन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है वह उसके व्यवहार में कहाँ तक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, यह ज्ञात किया जाता है। विभिन्न उद्देश्यों द्वारा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, यह निर्धारित करना आवश्यक है। यदि हम व्यवहारिक रूप से उसे उन उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो हमारा मूल्यांकन भी नहीं सही हो पाएगा। इसलिए हम मूल्यांकन या एक उपलब्धि परीक्षण या मूल्यांकन प्रपत्र या प्रश्न पत्र तैयार करते समय जो चरण है, तो पहला चरण है उसमें मूल्यांकन उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा चरण है उद्देश्यों का निर्धारण को व्यवहारिक रूप में देखना या व्यवहारिक संदर्भ में करना। ठीक। तीसरा है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। अब हम मूल्यांकन करते हैं तो ये भी तो देखना पड़ेगा मुझे कि पाठ्य वस्तु क्या है, उसमें हम विश्लेषण देखेंगे, उसको एक बार रीड करेंगे सामान्य तौर पर, उसके बाद उसमें से प्रश्नों की रचना करेंगे, उसके बाद हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण करके उद्देश्य के लिए मूल्यांकन के लिए प्रश्न की रचना करेंगे। तो ये हो गया विश्लेषण करना, यानी कि बिखेरना, खंड खंड में विभाजित कर देना पूरे पाठ्यक्रम को। उसके बाद वहाँ से हम प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं उनको तलाश लेना। तो ये पाठ्य वस्तु विश्लेषण हो गया। इसको और देखें तो इससे उद्देश्यों के निर्धारण की भी पुष्टि होगी, साथ ही विषय वस्तु और पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पक्षों या आधार को हम जान जाएंगे। ये पाठ्य वस्तु विश्लेषण जब करेंगे, नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे। अगला है अभिकल्प रचना। अभिकल्प रचना में प्रिपरेशन ऑफ ये डिजाइन, यानी कि निर्माण करने के लिए हम क्या कौन सी डिजाइन बनाएंगे। तो निर्माण करने के लिए हम अभिकल्प निर्माण करने के लिए हम उनके उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार आदि को दृष्टि में रखेंगे और उसके संख्या को भी ध्यान में रखेंगे, अंक कितना कितना दिया गया है उसको ध्यान रखेंगे और इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे अभिकल्प निर्माण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो है उद्देश्य की दृष्टि से अंक देना, कितना किस उद्देश्य के लिए हमने प्रश्न बनाया तो उसका अंक क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि जैसे उद्देश्य है ज्ञान के लिए तो 10 अंक चलो रख दिया, फिर प्रतिशत उसका यानी पूरे प्रश्न पत्र का हम
ज्ञान में 40% ले लिए। ये कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, उद्देश्य में ये डिसाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, ज्ञान के लिए हमने ले लिया 10 अंक और 40% हो गया। फिर अवबोध यानी बोध समझ के लिए हमने 8 अंक ले लिए और 32% ये हो गया। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके 100% पहुंचा देंगे। ज्ञानोपयोग यानी प्रयोग अनुप्रयोग जिसको कहते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो वहाँ पे हमने 5 ले लिया, वो 20% हो गया। कौशल देखा कि कुशलता कितनी है, उसमें हमने 2 अंक ले लिए और उसका परसेंटेज कर दिया 8। तो टोटल यदि जोड़े तो ये 25 अंक बन गया और आपका परसेंटेज 100 हो गया। क्लियर? तो ये केवल एक संदर्भ में उद्देश्य की दृष्टि से अंक को हमने देखा, यही तो अविकल्प रचना, इसी को हम कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, विषय वस्तु के दृष्टि से हम अंक बाहर करेंगे, सब में 100% रखेंगे। तो हमने फर्स्ट यूनिट से ले लिया 4 अंक, सेकंड से ले लिया 5 अंक, थर्ड से ले लिया 7 अंक। इस तरीके से हम प्रश्नों की संख्या और अंक ले लेते हैं और उसका परसेंटेज आगे निकाल लेते हैं कि पूरे प्रश्नों में हमने कितना रखा। तो जैसे उद्देश्य के लिए यूनिट 1 में हमने 4 अंक रखा और उसका 16% हो गया। यानी इस तरीके से जितनी संख्या हमारी होगी उसी के अनुसार वो बन जाएगा। तो अब हो गया 5वां प्रश्न, हम इकाई 2 में 5 अंक ले लिए तो 20 हो गया। अब 20% इस तरीके से हमारा 100 में ये परसेंटेज बन जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रश्नों की प्रकार की दृष्टि से अंक बाहर, यानी निबंधात्मक प्रश्न हमने कितनी संख्या में लिया और कितने अंक लिया, उसका परसेंटेज कितना होगा। लघु उत्तरात्मक में देखिए कितने संख्या प्रश्न लिया है, कितना अंक लिया है और कितने प्रतिशत लिया है। फिर अति लघु उत्तरात्मक में हमने देख लिया। इस तरीके से प्रश्नों के रूप प्रकार के आधार पर हमने उसका डिवाइडेशन कर लिया, भारांक निर्धारित कर लिया, तो ये परसेंटेज में हो गया। अब हम विकल्प और खंड योजना बना लेंगे, कितने विकल्प होंगे, कितने खंड होंगे, जो निर्देश तैयार करता है, कितनी संख्या है, इसके अनुसार ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर किसके बाद हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर हम देखते हैं कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके आधार पर हमने जो बनाए हैं ये नीला मुद्रण में डिसाइड कर देते हैं कि कौन कौन से कितने कितने प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे। जैसे ये देखा जाए तो मोटी पेन लेते हैं जरा सा आपको क्लियर। अब देखिए ये प्रश्नों के प्रकार हैं। इधर प्रकरण दे दिया गया 1 2 3 कई प्रकरण हो सकते हैं। इधर हमने दे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप का, इधर है शॉर्ट आंसर टाइप का, इधर एस्से टाइप का। इसी तरीके से इसी तरीके से अब ये ज्ञान के लिए हो गया, ये अवबोध के लिए हो गया, ये अनुप्रयोग के लिए हो गया। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का यदि मूल्यांकन प्रपत्र हम तैयार करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें, तो इसमें ये 6 चरण हो गए, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस तरीके से हमने ये डिवाइड कर दिया प्रश्नों के प्रकार में। प्रकरण 1 में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न ले लिए 4 अंक के, इसमें 1 ले लिया और 2 अंक का। इस तरीके से हम इसी क्रम में बढ़ते गए। अब देखिए ये जो है एस्से टाइप का हमने प्रश्न नहीं रखा है, आप चाहो तो रख सकते हो। ये रूप प्रकार के भारांक में आएगा, शॉर्ट आंसर रखा है और ऑब्जेक्टिव रखा है। क्लियर? इसी तरीके से प्रकरण 2 में फिर इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ करके इधर भी जोड़ लेते हैं। कुल योग कितना, दोनों का जोड़ यहाँ बिल्कुल समान रूप से आना चाहिए। क्लियर हो गया ना? आउटसाइड नंबर अंक। क्लियर? अब जैसे हमने संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए इसको हम पूरी ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों लेकर के बना सकते हैं। तो इसमें हम डिवाइडेशन कर लेंगे कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से रखे जाएंगे। इसमें केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, बहुत धैर्यपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर योग हो गया। इधर से हमने यूनिट ले लिया। अब मान लीजिए 50 प्रश्न रखना होता तो 2 यूनिट और ले लेते और उसके बाद उसका क्रम हम निर्धारित कर देते कि कौन से। फिर एस्से टाइप निबंध एग्जाम लेना होता तो एस्से टाइप में हम प्रश्न रख देते, उसका नंबर रख देते। ठीक, शॉर्ट में इसमें यहाँ दिया गया O फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एस्से फॉर शॉर्ट आंसर, E फॉर एस्से टाइप, इनसाइड नंबर प्रश्नों की संख्या, आउटसाइड नंबर अंक।
ये प्रश्नों की संख्या एक तरफ दे दिया गया, एक तरफ अंक, टोटल जोड़ करके हमारा उतना हो गया। क्लियर। अब देखिए हमने ये हमारा हो गया था एक नंबर, ये एक हो गया मान लीजिए, ठीक। ये ब्लूप्रिंट या नीला मुद्रण जो है वो एक है। अब हम दूसरा दिखाते हैं आपको, ठीक। दूसरा हमने बनाया दूसरे तरीके से, मान लीजिए कि इसमें आपको समझना है कि कैसे हमने किया। देखिए यहाँ पे हमने पेन ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ उद्देश्य निर्धारित हो गया, यहाँ प्रश्न प्रकार हो गया, यहाँ पे इकाई हमने ले ले 1 2 3 4 5, और इधर हो गया निबंधात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये ज्ञान के लिए, अवबोध के लिए, ज्ञानोप्रयोग के लिए और कौशल के लिए, यानी मिश्रित हो गया है। बोध में हम भावात्मक पक्ष आ गया, ज्ञान में संज्ञानात्मक पक्ष आ गया, और कौशलात्मक मनोगत्यात्मक में मोटर साइकोमोटर में ये आ गया। अब इसी के हिसाब से हमने क्या किया, जोड़ लिया, ठीक। अब देखिए इकाई 1 या प्रकरण हो तो इसमें हमने क्या किया, केवल यहां पर ज्ञान के लिए हमने एक प्रश्न लिया, ठीक। ज्ञान के लिए हमने क्या किया, पेन चला नहीं, ज्ञान के लिए हमने क्या किया, एक प्रश्न ले लिया, वस्तुनिष्ठ केवल इकाई के लिए, और यहां पर हमने ज्ञानोप्रयोग में ले लिया, यदि समझ होगी तभी प्रयोग कर पाएगा, तो हमने 2 प्रश्न ले लिया, और इधर हमने वस्तुनिष्ठ में एक, कौशल में कोई नहीं लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 यहां हो गया। ये अंकों का योग में 4 अंक हो गए और प्रश्न की संख्या में 3 हो गया। ये हो गया 1 1 1, ये 3 हो गया, 3 अंक हो गए प्रश्नों का योग, और अंकों का योग है 1 2 और 1 2 और 3, 2 प्रश्न है इसलिए 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इस तरीके से हमने दूसरे प्रकरण में, तीसरे प्रकरण में, चौथे प्रकरण में, 5वें प्रकरण में ये ले लिया और इसको योग कर लिया। ये 25 अंक हो गए, और ये हो गया योग 4 3 7 4 11 12 13 14 15 16, यानी 16 प्रश्न हो गए। इसी तरीके से प्रश्नों का योग इधर देखें तो 6 5 और 4 और 1, 6 5 11 और 5 16 हो गया। प्रश्नों की संख्या आप अपने अनुसार रख सकते हैं, परसेंटेज जो मैंने अभी बताया वो चीज क्लियर हो गया। फोन बहुत आ रहे हैं हम, चलिए तो ये प्रयोग हो गया। अब उसके बाद हमने देखा टोटल जोड़, आपको समझ आ रहा होगा, अंक के कोष्ठक जो के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, प्रश्नों की संख्या है, और कोष्ठक के बाहर जो है वो आपका